नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने हॉब्स और लॉक को पढ़ लिया था। इसी कड़ी में आज हम लोग जीन जैक्स रूसो का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हॉब्स, लॉक और रूसो को एक साथ पढ़ा जाता है क्योंकि इनमें एक निश्चित पैटर्न पाया जाता है। ये तीनों विचारक राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। इसी कड़ी में तीनों को एक साथ पढ़ा जाता है। तीनों विचारकों को मिला जुला के थिंकर और थॉट से लगभग 7-8 सवाल बन जाते हैं। तो जीन जैक्स रूसो को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें हॉब्स और लॉक के बारे में जानना जरूरी है। जैसे हॉब्स जहाँ 1649 के इंग्लैंड की खूनी क्रांति से प्रभावित था, वह राजतंत्र का समर्थक था। थॉमस हॉब्स 1649 की खूनी क्रांति से प्रभावित होकर एक कुलीन राजतंत्र या निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करना चाहता था। वहीं जॉन लॉक इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति से प्रभावित थे और जॉन लॉक जो है उद्योगपति के बेटे थे और वह उदारवाद, व्यक्तिवाद के समर्थक माने जाते हैं। और जॉन लॉक एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं जो उदारवाद की ओर प्रभावित थी। तो दोस्तों, जीन जैक्स रूसो न तो हॉब्स की तरह खूनी क्रांति से प्रभावित थे, न तो लॉक की तरह गौरवपूर्ण क्रांति से प्रभावित थे। इनके समय कोई ऐसी घटना नहीं थी, बल्कि जीन जैक्स रूसो के विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को अंजाम दिया था, फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया था। इसीलिए कहा गया जीन जैक्स रूसो फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो जीन जैक्स रूसो के समय हॉब्स और लॉक की तरह कोई तात्कालिक घटनाएं नहीं घटित हुई थी। जीन जैक्स रूसो स्वयं एक काल्पनिक विचार प्रस्तुत करते हैं। इनकी जो राजनीतिक विचार है वो आदर्शवाद पे आधारित है, कल्पना परक है। दोस्तों, किसी घटना से प्रभावित नहीं है, बल्कि उनकी जो स्वयं की घटनाएं हैं, बचपन की, परवरिश की, वहाँ की घटनाओं से वो प्रभावित हैं। दोस्तों, जीन जैक्स रूसो को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जॉन जैक्स रूसो। तो जॉन जैक्स रूसो या जीन जैक्स रूसो दोनों एक ही बात है। दोस्तों, जीन जैक्स रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जनक, फ्रांसीसी नागरिक थे और फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरणा स्रोत थे। जीन जैक्स रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जनक, फ्रांसीसी नागरिक थे, फ्रांस के निवासी रहे थे और फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरणा स्रोत भी थे। इनका जन्म स्विट्जरलैंड के जिनेवा नामक शहर में हुआ था। इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था, लेकिन इनके जन्म के कुछ ही समय उपरांत इनकी माताजी का निधन हो गया। दोस्तों, इनका जीवन जितना ही कष्टमय था, उतना ही कष्टमय इनका बचपन का समय था, क्योंकि जब रूसो बाल्यावस्था में थे तो इनके पिता ने इनकी जो परवरिश की उसका बहुत कटु अनुभव था। रूसो का पिता एक शराबी और एक नंबर अय्याश व्यक्ति था। वह रूसो को कभी पाठशाला जाने नहीं दिया, लेकिन रूसो एक प्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि के होने के नाते घर में ही स्वयं से पढ़ना लिखना सीख लिया। लेकिन जैसे ही पढ़ना लिखना सीखा, रूसो का पिता आइजक जो घड़ीसाज था, उसने रूसो से गंदे साहित्य पढ़ाकर मनोरंजन किया करता था। तो इस तरह से रूसो का जो मन मस्तिष्क था वह भी गंदा होता चला गया। तो रूसो को इस वजह से सभ्य समाज से नफरत हो गई और रूसो जो है गंदी गलियों में गंदे वस्त्र पहन के घूमा करता था। उसके मन में जो कुछ आता था वही करता रहता था। और एक बार उसने लिखा कि मेरे जीवन का मूल मंत्र है कि जब कष्ट में पड़ो तो भाग चलो, जब कष्ट में पड़ो तो भाग चलो। यह उनके जीवन का मूल मंत्र है। इसके पहले उन्होंने मनुष्य को एक विवेकी
मनुष्य को पतित पशु की संज्ञा दे चुके थे। दोस्तों, विवेकी मनुष्य को पतित पशु की संज्ञा किसने दिया था? रूसो ने दिया था। और रूसो के बारे में कहा जाता है दोस्तों, रूसो का जो विचार था वह द्वंद्व भरा था, वह अंतर्विरोध भरा था। वो उसका विचार एक तरफ व्यक्तिवादी है तो एक तरफ आदर्शवादी है, एक तरफ वह प्रकृतिवादी है तो एक तरफ व्यक्तिवादी है, एक तरफ वो लोकतंत्र का समर्थक करता है तो दूसरी तरफ वह सर्वाधिकारवाद का भी समर्थक करता है। तो दोस्तों, रूसो का जो जीवन था वह द्वंद्व भरा था, कसमकश भरा था। तो उसका जितना जीवन था वह एक तरह से विरोधाभास में व्यतीत हो रहा था। रूसो के बारे में कहा जाता है कि रूसो ने एक प्रसिद्ध कथन दिया था कि आपकी आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है। कहा था कि आपकी आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है। इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो जनता की वाणी देववाणी कहकर संबोधित किया। किसने? दोस्तों, रूसो ने। तो इसी तरह से वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक भी बना। दोस्तों, रूसो का बचपन बहुत ही उथल भरा था। रूसो जितनी कठिनाइयों से गुजर रहा था स्विट्ज़रलैंड में, एक समय ऐसा आया स्विट्ज़रलैंड को छोड़कर वो फ्रांस भाग गया और फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचता है। दोस्तों, एक घटना घटित हुई। वहाँ पर पेरिस में एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था जिसमें उसने भाग लिया और प्रतियोगिता का विषय था कला एवं विज्ञान ने मनुष्य को अच्छा बनाया या खराब। कला एवं विज्ञान के विकास ने मनुष्य को अच्छा बनाया अथवा खराब। इस प्रतियोगिता में सारे प्रतिद्वंदी एक तरफ थे, कह रहे थे कला एवं विज्ञान के विकास ने मनुष्य को बहुत अच्छा बनाया। लेकिन दोस्तों, रूसो ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने जीवन की जितनी कटुताएं थी, जितने भी कड़े अनुभव थे, उस निबंध प्रतियोगिता में उड़ेल के रख दिया। उसने कहा कला और विज्ञान के विकास ने मानव को बर्बाद कर दिया, कला और विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया। उसने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करते हुए कहा कि वो प्राकृतिक अवस्था जो बहुत अच्छी थी, जिसमें मानव स्वतंत्रता समानता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, वह सुखी, संतुष्ट और स्वावलंबी था। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, निजी संपत्ति नहीं थी, सारी संपत्ति प्राकृतिक थी। मनुष्य प्रकृति की गोद में अटखेलियाँ खेलते हुए अपना जीवन व्यतीत करता था। लेकिन दोस्तों, जैसे जनसंख्या बढ़ी, संपत्ति का उदय हुआ और उसी कड़ी में कला और विज्ञान का आगमन हुआ और मनुष्य की स्वतंत्रता समानता खतरे में पड़ गई। और जो मनुष्य सुखी, संतुष्ट, स्वावलंबी था, वह मनुष्य अब दुखी, असंतुष्ट और दुखी रहने लगा। तो दोस्तों, इस तरह से वह सिद्ध करते हैं कला और विज्ञान के विकास ने मनुष्य को बर्बाद कर दिया। कला एवं विज्ञान के विकास ने मनुष्य का जीवन बेकार कर दिया, बिल्कुल चौपट कर दिया। तो इस तरह से वह बताते हैं कि किस तरह कला और विज्ञान ने मानव के जीवन में नकारात्मक बदलाव लाए। दोस्तों, जीन जैक्स रूसो के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। कब घटी? जैसे कि उन्होंने एक पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किया। कब किया दोस्तों? 1662 ईस्वी में। 1662 ईस्वी में सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा या सामाजिक समझौता नाम के ग्रंथ को लिखा और इसी में अपने राजनीतिक विचार दिए। इसी में कुल 5 बिंदुओं में राजनीतिक विचार को प्रकट किया। इसके अलावा उनकी जो किताबें थी, एमाइल थी,
जो शिक्षा संबंधित थी, कन्फेशन थी जो आत्मकथा है, और एन इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल थ्योरी। ये प्रमुख 4 किताबें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक संविदा नाम की किताब बहुत महत्वपूर्ण है। टीजीटी 2009 में पूछा गया सवाल, सामाजिक संविदा के लेखक कौन हैं? हाब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, ये उत्तर में था। तो सामाजिक संविदा के लेखक दोस्तों जीन जैक्स रूसो महोदय हैं। दोस्तों जीन जैक्स रूसो फ्रांस की डिजाइन कला एकेडमी में एक और प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किए थे, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और पहला स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता के क्रम में जीन जैक्स रूसो इतने पॉपुलर हुए कि उनके विवाह के लिए पूरी दुनिया से ऑफर आने लगा। लेकिन दोस्तों प्रकृतिवादी आदर्शवादी विचारक रूसो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इन्होंने बहुत ऊंचे खानदान के सुंदर स्त्रियों के प्रपोजल को ठुकराते हुए एक ऐसी धोबिन स्त्री से विवाह किया जिसके पहले से ही 6 संतानें थीं। तो दोस्तों इस तरह से प्रकृतिवादी विचारक की 66 वर्ष की अवस्था में 1778 ईस्वी में मृत्यु हो गई। रूसो के बारे में एक सवाल और पूछा जाता है कि रूसो कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों रूसो का जन्म तो स्विट्जरलैंड में हुआ था, लेकिन रूसो निवासी था फ्रांस का, और रूसो नागरिक भी फ्रांस का बना था, उसे नागरिकता फ्रांस की मिली थी। तो इस तरह से 2 तथ्य आपका क्लियर होता है कि रूसो का जन्म स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ था, जबकि रूसो ने नागरिकता फ्रांस की हासिल की थी, और रूसो निवासी भी फ्रांस का था। दोस्तों रूसो के जो राजनीतिक विचार हैं उसको हम जिस तरह से हाब्स और लॉक के अनुसार पढ़े थे बिंदुओं में, वैसे ही हम कुछ बिंदुओं में देखेंगे। जैसे रूसो का मानव स्वभाव क्या है? रूसो ने मानव स्वभाव के बारे में कहा कि जो मानव स्वभाव है वह मिला जुलाकर आदिम मानव जैसा है। रूसो ने कहा जो आदिम मानव होता है, जो आदिम मानव होता था, प्राकृतिक मानव बड़े बड़े बाल रखता था, वस्त्रहीन रहता था, प्रकृति की गोद में अपना जीवन यापन करता था, उसे रूसो आदिम मानव कहते हैं। ये दोस्तों एक तरह से कल्पना ही है कि आदिम मानव कल्पना है। वो मानव स्वभाव के बारे में कहते हैं कि यह आदिम मानव विवेकहीन है, परमार्थी है, प्रसन्न है और संतुष्ट है। प्राकृतिक अवस्था में जो मानव स्वभाव है उसके बारे में कहते हैं यह आदिम मानव विवेकहीन है, परमार्थी है, प्रसन्न है और संतुष्ट है। और यह आदिम मानव नैतिकता अनैतिकता से अपरिचित सभ्य जंगली जीव है। कैसा है दोस्तों? सभ्य जंगली जीव है। और यह आदिम मानव आदर्श बर्बर है या उदात्त वंचर है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आदिम मानव के स्वभाव को आदर्श बर्बर कहकर किसने संबोधित किया? तो वह रूसो ने संबोधित किया। उदात्त वंचर या आदर्श बर्बर कहकर संबोधित किया। तो ये मानव स्वभाव हो गया। रूसो कहते हैं मानव का स्वभाव आदिम मानव जैसा है, वह आदिम मानव आदर्श बर्बर है, उदात्त वंचर है। दोस्तों विरोधाभास आपको देखने को मिल रहा होगा, आदर्श भी हैं और बर्बर भी हैं। कैसी बात है? बर्बरता का मतलब जिसके अंदर मानवता नहीं है, दया नहीं है, और आदर्श मतलब जो अच्छा है, जो आइडल है। तो दोनों को एक साथ मिला के मतलब कि जंगली तो है लेकिन आदर्श है। वह किसी का अहित नहीं करता है, किसी का नुकसान नहीं करता है, वह भोला भाला जीव है। उसमें नैतिकता अनैतिकता का ज्ञान नहीं है, विवेक का ज्ञान नहीं है। वह प्रसन्न है, संतुष्ट है, परमार्थी है, दूसरे का हित ही करता है, अहित नहीं करता है।
तो इस तरह से मानव स्वभाव के बारे में जो चित्रण है वह कैसा है? आदर्श बर्बर है, उदात्त वंचर है, विवेकहीन है, परमार्थी है, मानव प्रसन्न है, मानव संतुष्ट है। मानव स्वभाव हो गया। अब दोस्तों प्राकृतिक अवस्था के बारे में जो चित्रण कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि जैसे हाब्स ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था बहुत खराब थी, लेकिन लॉक ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था अच्छी थी, प्राकृतिक अवस्था अच्छी थी। तो दोस्तों रूसो ने कहा कि जो प्राकृतिक अवस्था थी वह 2 चरणों में थी, 2 स्टेप में थी। और 2 स्टेप में कैसे? वह पहले को आदिम मानव कहते हैं, दूसरे को सभ्य समाज कहते हैं। पहले को आदिम मानव और दूसरे को सभ्य समाज कहते हैं। आदिम मानव में रूसो कहते हैं कि इस आदिम मानव के समय में प्राकृतिक स्वतंत्रता और प्राकृतिक समानता का उपभोग करते हुए मानव अपना जीवन बहुत शानदार तरीके से, मस्तमौला तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। यह मानव विवेकहीन है, परमार्थी है, खुशी है, संतुष्ट है। विवेक का विकास नहीं हुआ है, परमार्थी है, दूसरे का भला चाह रहा है, सुखी है, जीवन सुखमय है और संतुष्ट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों जो संपत्ति है, जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है, प्राकृतिक समानता है, सबको समान रूप से प्राप्त है। एक तरह से जो संपत्ति है वह प्राकृतिक है। और संपत्ति क्या होती थी? फल फूल कंद, तालाब, नदियाँ, यही सब संपत्ति थी और वह प्राकृतिक थी। लोगों को भूख लगता था तो फल तोड़ के खा लेते थे। अब लोगों को ठंड लगती थी तो पेड़ों की छाल को पहन लेते थे, गुफाओं में घुस जाते थे। और जब गर्मी लगती थी तो वो नदियों, तालाबों, पोखरों में लौटने लगते थे पशुओं की भांति। तो इस तरह से उनका जीवन प्राकृतिक था, मस्तमौला तरीके से प्रकृति की गोद में अटखेलियाँ खेलते हुए उदात्त आदिम मानव अपना जीवन अच्छे से बिता रहा था। लेकिन दोस्तों बीच में जो संसाधन था, जो प्राकृतिक संसाधन था, वह लगभग सीमित है। लेकिन बाद में जनसंख्या बढ़ती गई। जैसे जनसंख्या बढ़ती गई प्राकृतिक संसाधन उतने ही रहे। तो एक प्रॉब्लम आई कि प्राकृतिक संसाधन जब कम है, जनसंख्या ज़्यादा हुई, तो लोगों में संपत्ति अर्जित करने की भावना जागृत हुई। कुछ चालाक लोग भूमि का घेरा बनाकर कहा कि यह भूमि मेरी है। अन्य मूर्खों ने उस चालाक लोगों की इस बात को मान्यता दे दी और वहीं से संपत्ति का उदय हो गया। किसका उदय हुआ दोस्तों? संपत्ति का। जैसे ही संपत्ति आया तेरे और मेरे की भावना जागृत हो गई, तेरे मेरे की भावना जागृत हुई, स्वार्थ की भावना आई और संपत्ति के आगमन के साथ ही ये प्राकृतिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक समानता का उपभोग करने वाला मानव अब पराधीनता और असमानता की बेड़ियों में जकड़ गया। यहाँ जो मानव स्वतंत्र था, समान था, अब सभ्य समाज में पराधीन हो गया और असमान हो गया। दोस्तों आदिम मानव में खुश था, लेकिन सभ्य समाज में पराधीन और असमान हो गया। आदिम मानव के युग में जो मानव विवेकहीन था वो यहाँ विवेकशील हो गया। जो मानव परमार्थी था स्वार्थी हो गया। जो मानव खुशी व्यक्त कर रहा था दुखी हो गया। संतुष्ट मानव असंतुष्ट हो गया। तो इस तरह से भारी परिवर्तन देखने को मिलता है। किसके कारण? संपत्ति के उदय के कारण। तो रूसो महोदय कहते हैं कि जो आदिम मानव थी इतना शानदार था, इतना सुखमय था, इतनी स्वर्णिम थी कि सभ्य समाज रूपी विषैले नाग ने
इस आदिम मानव को तहस नहस कर दिया और सभ्य समाज में जो कला और विज्ञान का उदय हुआ उससे मनुष्य दुखी रहने लगा। हर आदमी दुखी है। क्यों दुखी है? जिसके पास संपत्ति है उसे जाने का भय है, जिसके पास नहीं है उसे पाने की लालच है। तो दोस्तों, संपत्ति को लेके हर आदमी दुखी हो गया, हर आदमी असंतुष्ट हो गया। यहाँ पर हर आदमी मानवता का दुश्मन, संपत्ति का भूखा लुटेरा, सारे दुर्गुण थे मनुष्य में आ गए यहाँ पे। तो अब इतनी समस्याएं आ गई यहाँ पे। कहाँ पर? प्राकृतिक अवस्था में। जो अच्छी थी खराब हो गई। तो इसी को लेके उत्तर प्रदेश टीजीटी चयन बोर्ड ने एक सवाल पूछा कि प्राकृतिक अवस्था जो रूसो की है वो किस विचारक से शुरू होती है, किस विचारक तक खत्म होती है। तो दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था लाख से शुरू होकर हाब्स पर खत्म होती है। प्राकृतिक अवस्था कहाँ से? लाख से शुरू होकर हाब्स पे खत्म होती है। क्यों? क्योंकि लाख की प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी थी। लाख उद्योगपति का बेटा था, पूंजीपति का बेटा था। उसने कहा प्राकृतिक अवस्था उत्तम अवस्था थी, सभी लोग अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे, जीवन स्वतंत्रता संपत्ति सबको समान रूप से प्राप्त थी। तो यहाँ पर प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? अच्छी है। यहाँ पर प्राकृतिक अवस्था अच्छी है क्योंकि विवेकहीन परमार्थी खुशी संतुष्ट है मानव। लेकिन यहाँ पर दुखी स्वार्थी विवेकशील और असंतुष्ट है। यहाँ पर प्राकृतिक अवस्था खराब है। तो जहाँ अच्छी है वो लाख की विशेषता है, लाख का कॉन्सेप्ट है, और जहाँ खराब है सभ्य समाज में वो हाब्स का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हाब्स एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, खूनी क्रांति का दौर चल रहा था। उस समय हाब्स का जो राजनीतिक विचार था वो कहा प्राकृतिक अवस्था अच्छी नहीं है, प्राकृतिक अवस्था बहुत खराब है। तो दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था लाख से शुरू होती है, हाब्स पर ख़त्म होती है। एक दूसरा सवाल और भी पूछा जाता है जो इससे नहीं दूसरे टॉपिक से है, उसकी चर्चा अभी बाद में करेंगे। तो दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था जो अच्छी थी खराब हो गई और लोग पराधीनता और असमानता जैसे दुर्गुण में फंस गए। अब लोग दुखी हो गए, असंतुष्ट हो गए। तो यहाँ पर अब एक रास्ता है, या तो इस प्राकृतिक अवस्था को छोड़कर फिर इस अवस्था में चलें, सभ्य समाज से आदिम युग में चलें। तो ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आदमी विवेकशील हो गया है, बुद्धिमान हो गया है। अब यहाँ विवेकहीन था, विवेकशील को विवेकहीन नहीं बनाया जा सकता। और जो जनसंख्या थी बढ़ गई है, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई है, जनसंख्या को कम नहीं किया जा सकता। तो यहाँ हम लौट नहीं सकते हैं। तो मतलब कुछ दूसरी अवस्था हमें बनानी पड़ेगी। दोस्तों, एक फिल्म आई थी बहुत साल पहले, अब लौट चलें। उसका नायक अक्षय खन्ना है और नायिका ऐश्वर्या राय। तो अक्षय खन्ना विदेश जाता है, उसे लगता है कि मैं विदेश जाऊंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। तो विदेश जाता है तो वहाँ नौकरी करता है। फिर जब विदेश में देखता है कि वहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई है, वहाँ पे लोगों से कोई मतलब नहीं है, सहयोग नहीं है, एक दूसरे से मानवता नहीं है, भाईचारा नहीं है, प्रेम नहीं है, लोग परमार्थी नहीं हैं, लोग खुश नहीं हैं। तो उसे एहसास होता है कि वो जो यूरोप में जाता है तो उसे एहसास होता है कि यूरोप से अच्छा तो हमारा देश है। और उसे अपना वतन हिंदुस्तान याद आता है, यहाँ का गांव, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग याद आते हैं। तो अब लौट चले, मतलब उस कल्चर से हिंदुस्तान की ओर लौटना चाहता है।
तो कुछ ऐसी ही कहानी है यहाँ पर। तो इस अवस्था से प्रथम अवस्था में यहाँ नहीं जा सकते हैं, तो इसके लिए एक संविदा करेगा, रूसो एक संविदा करेगा, सामाजिक समझौता करेगा, उसके बारे में अभी देखते हैं। तो दोस्तों, इस प्राकृतिक अवस्था को लेके रूसो ने स्टेटमेंट दिया कि मनुष्य स्वतंत्र तो पैदा हुआ है लेकिन सभी जगह जंजीरों में जकड़ा है। मनुष्य स्वतंत्र तो पैदा हुआ है लेकिन सभी जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इसका मतलब है दोस्तों कि मनुष्य स्वतंत्र और समान महसूस कर रहा था आदिम युग में, लेकिन सभ्य समाज में यह पराधीन हो गया है और असमान हो गया है। यहाँ गुलाम हो गया है, असमान हो गया सभ्य समाज में। जब पैदा हुआ था स्वतंत्र और समान था, प्राकृतिक अवस्था में उसे कुछ दिक्कत नहीं थी, उसे धन कमाने की चिंता नहीं थी, खर्च करने की चिंता नहीं थी, बचाने की चिंता नहीं थी। लेकिन यहाँ तो एकदम गुलाम हो गया है, असमानता आ गई है। तो दोस्तों, एक स्टेटमेंट और देते हैं रूसो की, हे ईश्वर मेरा भोलापन लौटा दो और मेरी अज्ञानता मुझे वापस दे दो, वही हमें सुखी और संतुष्ट कर सकती है। यहाँ सभ्य समाज, जो हाई टेक्नोलॉजी सोसाइटी है, जो पढ़ा लिखा, जिसमें कला विज्ञान जैसे तत्व समाहित है, राजनीति जैसे तत्व हैं, इसमें रूसो कहते हैं कि हे ईश्वर मेरा ये वाला भोलापन मुझे लौटा दो। आदिम मानव, जब मैं विवेकहीन था, परमार्थी था, खुश था, संतुष्ट था, जब मैं गंदे मैले कुचैले वस्त्र पहन के गलियों में घूमा करता था, वो वाला मुझे वक्त लौटा दो, मेरा वो भोलापन लौटा दो, मुझे वही सुखी और संतुष्ट रख सकता है। तो दोस्तों, रूसो आह्वान करते हैं प्रकृति की ओर लौटो, बैक टू नेचर। पूछा गया सवाल है प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो रूसो ने दिया है दोस्तों। इतिहास में पूछा जाता है वेदों की ओर लौटो, इसका नारा किसने दिया है? दयानंद सरस्वती ने दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली क्लास में शेष टॉपिक देखेंगे। तो दोस्तों, इस लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।